गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको फाइनल स्टेटमेंट सेकेंड में जो मैं एडजस्टमेंट समझा रहा था, तो मैंने उस दिन आपको कुछ एडजस्टमेंट्स लिखवाई थी। आज मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहली एडजस्टमेंट, जैसा कि मैंने हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है? अंतिम जो स्टॉक होता है या क्लोजिंग स्टॉक होता है जो वर्ष के अंत में भंडार गृह में बिना बिके हुए रह जाता है, उसे हम अंतिम स्टॉक कहते हैं। इसको हम कहाँ? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं, और इसकी जर्नल एंट्री क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी क्लोजिंग अकाउंट जो है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर भेजना है और उसे किस तरह लिखना है, ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और मैं एक बार फिर से जो है रिमाइंड करा दूं कि इसको हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट आपकी क्या दी है? दूसरी एडजस्टमेंट दी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या बकाया व्यय। बकाया व्यय वे होते हैं जो वर्ष के दौरान कभी भी कोई भुगतान वर्ष के अंत में नहीं हो पाता है, छूट जाते हैं, जैसे मजदूरी है, वेतन है, लोन पर ब्याज वगैरह है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये छूट गई हैं तो हम उनको लिखते हैं। तो उनको हम कहाँ लिखते हैं? उनको सबसे पहले हम पीएल के डेबिट में जिस भी खर्चे का बकाया है उसमें जोड़ कर दिखाएंगे, और उसके बाद आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा, और इसकी एंट्री होगी कंसर्ड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कंसर्ड एक्सपेंसेस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए वेजेस पे आपका बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। इस तरह से मतलब जो एक्सपेंसेस होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि कोई भी एक्सपेंसेस डेबिट हो तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, अगर कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी। इस तरह से इसको कर लेंगे। उपयुक्त परिस्थिति में एक नया खाता, बकाया खाता खोला जाता है जो लायबिलिटी के साइड में दिखाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट के जिस भी एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग है उसमें प्लस करके दिखाया जाता है, ठीक है। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जस्ट आउटस्टैंडिंग का उल्टा कह लीजिए होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम अगर कोई भी साल के दौरान अग्रिम रूप में पेमेंट कर देते हैं, यानी एडवांस में दे देते हैं, किसी को एक्स्ट्रा पेड कर देते हैं, तो हम उसे प्रीपेड कहते हैं। प्रीपेड का मतलब होता है पहले से कोई खर्चा एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है। तो ये आपका है, इसे पढ़ लेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कंसर्ट एक्सपेंसेस। कंसर्ट एक्सपेंसेस का मतलब है जो सा खर्चा हो, मान लो सैलरी हमने एक्स्ट्रा दे दी तो यहाँ सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। वेजेस हमने एक्स्ट्रा दे दिया तो वेजेस अकाउंट हो जाएगा। इस तरह से हम एंट्री करेंगे। तो इसको हम कहाँ कहाँ दिखाते हैं? इसको भी उसी तरह ट्रेडिंग और पीएल में जिस भी खर्चे में प्रीपेड है उससे माइनस करके दिखाएंगे, और फिर बैलेंस शीट में या तुलना पत्र के संपत्ति अथवा एसेट्स के पक्ष में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्रीव्ड इनकम या उपार्जित आय। एक्रीव्ड इनकम या उपार्जित आय, देखिए इसमें जैसा कि लिखा है, ऐसा भी हो सकता है कि आय से संबंधित कुछ मदे जैसे ऋण पर ब्याज, कमीशन, चालू किराया लेखांकन के दौरान अर्जित की जाती हैं, मतलब अर्जित हो जाती हैं लेकिन ये प्राप्त नहीं होती हैं, इस प्रकार की आय को उपार्जित आय कहते हैं, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री ये होगी। तो मतलब ऐसी इनकम जो मिल गई हो बट प्राप्त ना हुई हो, मतलब कमा ली गई हो, अर्जित कर ली गई हो लेकिन प्राप्त ना हुई हो, उसको हम एक्रीव्ड इनकम डेबिट टू कंसर्ड इनकम। कंसर्ड इनकम का मतलब वही कि हमने कौन सी इनकम कमाई है। मान लीजिए हमने इंटरेस्ट कमाया है तो इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा या इंटरेस्ट आ जाएगा, इसकी जगह पे जो इनकम होगी वो नाम आएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। इसे हम कहाँ दिखाते हैं? इसको हम प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में या उस संबंधित आय से जोड़ के दिखाते हैं, और बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, ठीक है ना। मतलब जो सी भी आय हमें मिल रही है उस आय से संबंधित पीएल के क्रेडिट में जोड़ कर दिखाएंगे, अथवा क्रेडिट में दिखाएंगे सिर्फ पीएल में, और उसके बाद उसे बैलेंस शीट के संपत्ति अथवा एसेट्स पक्ष में दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अग्रिम प्राप्त आय। अग्रिम मतलब एडवांस में अगर कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है
उसे चीज़ कहते हैं। तो एडवांस में कोई चीज़ क्या है, जैसे कभी कभी कुछ निश्चित आय प्राप्त होती है लेकिन समस्त राशि चालू अवधि से संबंधित नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इस ईयर अगले ईयर के लिए प्राप्त हो जाती है। मतलब मान लीजिए जो हमारा वर्तमान वर्ष है उस वर्ष में हमें आने वाले वर्ष के लिए कोई आय प्राप्त हो जाए, उसको हम एडवांस इनकम कहते हैं। तो इसके लिए एंट्री क्या होती है, कंसर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कंसर्ड इनकम का मतलब जो इनकम आपको एडवांस में मिली हो वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको कमीशन एडवांस में मिल गया है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। इस तरह से एंट्री होगी। तो इसको हम कहाँ दर्शाएंगे, इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, इफ़ेक्ट ये कहाँ कहाँ करती है, शेष उपार्जित आय की राशि से बराबर होना, एक नया ग्रीन खोला जाता है और इसको हम दिखाएंगे पीएल के क्रेडिट साइड में जिस भी इनकम की एडवांस प्राप्त हुई है उससे हम माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, और फिर लायबिलिटी साइड यानी दायित्व पक्ष में दिखाएंगे जितनी एडवांस मिली है। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्रीज़ मैंने आपको आज बता दी हैं। अभी कुछ और बाकी हैं, मैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को अच्छे से आप देखिए और जो सी भी एंट्री में कोई डाउट हो आप कमेंट करके मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। अच्छे से आप इसे पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको डिफ़ाइन किया हुआ है, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी हैं। इवन कि आप फाइनल स्टेटमेंट क्वेश्चन लगाएंगे उसमें भी, उसके अलावा आगे आप अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या कहीं भी कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं तो इन एडजस्टमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि ये एडजस्टमेंट कहाँ पर इनकी एंट्री की जाती है, ये क्या होती हैं, एक्रूड क्या है, एडवांस क्या है, अनएक्रूड क्या है ना। इस तरह की एडजस्टमेंट्स आपसे पूछी जा सकती है। तो आप अगर ये नोट्स पढ़ लेंगे और जो मैं समझा रहा हूँ उसे सुन लेंगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, गुड बाय।